नमस्ते बच्चों, एमजेसी लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती के सुनो किशोरी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका आशा रानी बोहरा जी हैं। भाग 1 में हम नारी विषयक समस्याओं और समाधानों से संबंधित लेखिकाओं के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही विकास की अवस्था तथा किशोरावस्था में होने वाले बदलाव के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल किए थे। किशोरावस्था 15 वर्ष से 20 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। यह बदलाव की अवस्था होती है, मानसिक विकास की अवस्था होती है। बालक इसी अवस्था में नए और ऊंचे आदर्शों को अपनाता है। बालक भविष्य में जो कुछ बनता है उसकी पूरी रूपरेखा उसकी किशोरावस्था में बन जाती है। लेखिका आशा रानी बोहरा इन्हीं बातों को इस पत्र के माध्यम से युवक एवं युवतियों को समझाया है कि हमें अपने आधार अर्थात मौलिकता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें जीवन में विकास के लिए ऊंची उड़ान भरना चाहिए, स्वप्न देखना चाहिए, इसके लिए कोशिश भी करना चाहिए। अपने संस्कारों, सभ्यताओं, परंपराओं, मूल्यों को समझकर उड़ान भरने में ही सफलता प्राप्त होती है। जो इन सब से दूर हो जाते हैं उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। इस पत्र में लेखिका पुत्री सुगंधा को पत्र का जवाब लिखती हुई कहती हैं, पुस्तक में देखो आगे का पैराग्राफ। सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। अर्थात सुगंधा ने जो पत्र भेजा था वह लेखिका को मिला, जिसे पढ़कर खुशी हुई, यह जानकर कि तुम मुझसे प्रश्न पूछ सकती हो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकती हो। यह तुम्हारा अधिकार है। जो दो तरफा अधिकार की बात कही वह मुझे अच्छी लगी, क्योंकि तभी बातचीत आगे बढ़ती है। पुस्तक में देखो, बेशक, बेशक का अर्थ होता है बिना शंका के। इसका विरुद्धार्थी होता है शक। जहां जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहां तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती जाएगी। जहां कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहां परस्पर आदान प्रदान से राह निकल ली जाएगी। आदान प्रदान शब्द युग में बेशक का अर्थ होता है बिना शंका के। लेखिका कहती है, जिस बात पर तुम सहमत नहीं हो, तुम्हें पसंद नहीं आए, जो तुम्हें गलत लग रहा है, उस बात को तुम मुझसे समझाओ, यह तुम्हारा अधिकार है। इससे हमें खुशी होगी। मैं इससे अपना अपमान नहीं समझूंगी। उस तरह की बातचीत से नए रास्ते निकलते हैं, मतभेद नहीं होता है। बातचीत के द्वारा जो भी समस्या होती है उसे दूर कर लिया जाता है। आगे पैराग्राफ में देखो, अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। कहने का अर्थ है कि हमें विचार एक दूसरे के सामने रखने में पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम्हारी अंतरंग सहेली भी हूँ। इसलिए इसमें किसी प्रकार का शर्म या हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना बातों के कहने सुनने से बातें आगे नहीं बढ़ती और एक दूसरे के मन की बातों को हम समझ नहीं पाते और दूरियां बढ़ने लगती हैं, गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं। पुस्तक में पैराग्राफ देखो, मैंने तो अधिकार की बात यूं पूछी थी कि मैं उस बेटी की मां हूं जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़ा फैलाकर, यहाँ पर डैन का अर्थ होता है पंखा। लेखिका कहती है कि मैं अधिकार की बात इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अब तुम किशोरावस्था में पहुंच गई हो। अपना विकास करने के लिए जीवन में ऊंची उड़ान भरना चाहती हो, ऊंचे सपने देखती हो। इन सब को प्राप्त करने के लिए अपने छोटे पंखों को
फैलाकर उड़ान भरना चाहती हो, अर्थात अपने बुद्धि सामर्थ्य के बल पर अपने सपनों को साकार करने का प्रयत्न करना चाहती हो। पैराग्राफ देखो। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाएं। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। धरती पे निगाह रखना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है वास्तविकता से जुड़े रहना। लेखिका कहती है कि मैं यह समझ रही हूँ कि इस उड़ान में अनेक प्रकार की मुश्किलें हैं। ये स्वप्न पूरा करने में अपनी मौलिकता से, अपने परिवेश से भटक भी सकती हो, लेकिन यह सब जानते हुए भी मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ। केवल उस डोर को जो वास्तविकता से जुड़ा है उसे और मजबूत करना चाहती हूँ, अर्थात तुम्हें वास्तविकता से, ज्ञान से परिचित करना चाहती हूँ, जिससे यह डोर और मजबूत हो सके। तुम अपने सभ्यता, संस्कृत, मूल्यों आदि से भटक ना जाओ, तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। लेखिका कहती है, बेटी उड़ो, स्वप्न को साकार करो, अपना विकास करो, लेकिन अपनी वास्तविकता, अपना आधार कभी मत भूलना। मौलिकता से हमेशा जुड़ी रहना। सही और गलत का ज्ञान होना आवश्यक है, कहीं वास्तविकता को भूल न जाए। अपने विचारों में खोकर अपनी संस्कृत, परंपरा आदि को भूल न जाए। इसलिए इन संबंधों रूपी डोर को मजबूत करना आवश्यक है। लड़खड़ाने का अर्थ है यहाँ पर मार्ग से भटक जाना, उड़ान से गिर जाना। कहीं ऐसा ना हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैन छत विछत हो जाएं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। छत विछत का अर्थ होता है पूरी तरह से घायल होना, लहूलुहान हो जाना। अपेक्षित का अर्थ है जिसकी आवश्यकता हो। जब कोई वास्तविकता से कट जाता है, उसका संबंध टूट जाता है, तो वह कहीं अनचाहे स्थान पर गिर जाता है, तो उसे अनेक प्रकार का नुकसान होता है। उसके पंख टूट जाते हैं, उड़ाने की क्षमता नष्ट हो जाती है। लेखिका कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम समझदार लड़की हो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन सावधानी रखना आवश्यक है। पुस्तक में देखो अगला अनुच्छेद। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना, अच्छी परंपराओं को नहीं। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते समय अपनी वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। धरती अर्थात अपनी संस्कृत, सभ्यता, परंपरा, अपनी शक्ति आदि का ज्ञान होना चाहिए तथा इन सारी मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ा रहना चाहिए। यही बातें हमारी सावधानी के अंतर्गत आती है। हमें अपने वास्तविक वातावरण को छोड़कर काल्पनिक वातावरण पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह जरूर है कि जो रूढ़ियाँ हमारे जीवन के विकास को बाधा उत्पन्न कर रही हैं, उन्हें तोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो समयानुकूल परंपराएं हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनसे जुड़ा रहना चाहिए। उन परंपराओं का उपयोग करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। लेखिका रूढ़ियों तथा परंपराओं का अर्थ समझाते हुए कहती है कि तुम रूढ़ियों और परंपरा के अर्थ समझने के लिए अपने विद्यालय की पुस्तकालय से अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित पुस्तक का अध्ययन करो और समझने की कोशिश करो। इससे तुम्हें
अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त होंगी जो तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारेगा और हर भारतीय लड़की को अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए अपने संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, रूढ़ियों का ज्ञान होना आवश्यक है। अनुच्छेद देखो, बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है, पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। लेखिका कहती हैं, परिवर्तन आवश्यक है। समय के साथ हर वस्तु में बदलाव होता है, इसलिए बदलते समय को हमें समझना चाहिए। समय के साथ जीवन मूल्यों में भी बदलाव होता है, इसे हमें पहचानना चाहिए। जो मूल्य हमारे लिए उपयोगी हैं, उसे ही अपनाना चाहिए। पहचान शब्द को रेखांकित करने का अर्थ हुआ उस पर विशेष ध्यान देना। कभी कभी हम अपने स्वार्थ में गलत ही पहचान कर लेते हैं, इसलिए मूल्यों को पहचानते समय किसी स्वार्थ या दिखावे को आधार नहीं बनाना चाहिए। अर्थात पहचान करते समय निस्वार्थ भाव से हमें होना चाहिए। जब कभी मूल्यों को पहचानना नहीं पाते, केवल नए होने के कारण नए मूल्यों को अपना लेते हैं, तो फायदे की जगह नुकसान भी उठाना पड़ता है। पुस्तक में पैराग्राफ देखो, पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे के तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ियों में ढालना। लेखिका कहती है कि आज लोग नए मूल्यों के नाम पर पश्चिमी मूल्यों को अपनाते जा रहे हैं, जो सही नहीं है। हमारे देश के नए मूल्यों के बदले पश्चिमी मूल्यों को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे मूल्यों में से बहुत अंतर है। वहाँ का वातावरण अलग है, हमारा वातावरण अलग है। उनके मूल्य हमारे मूल्य के पर्याय अर्थात समान नहीं हो सकते। हाँ, यह सत्य है, जो मूल्य टूट फूट गए हैं, समय के साथ अपनी उपयोगिता खो चुके हैं, उन्हें मेहनत करके बचाना ठीक नहीं है। वे हमारे आधार को कमजोर बना देंगे। हमारी जो अच्छी परंपरा है वो भी रूढ़ बनकर रह जाएगी। हमारी अच्छी परंपराओं का भी नुकसान होगा। इसलिए हमें अपनी अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए। पुस्तक में अनुच्छेद देखो आगे, समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई रीति नीति रूढ़ी है। समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ की तरह स्थिर नहीं हो सकती। इस अनुच्छेद में लेखिका रूढ़ी और परंपरा के अंतर को स्पष्ट करती हुई कहती हैं, जिन रीति रिवाज नियमों से प्रगतिशील समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न करे, समाज को विकास करने में रुकावट उत्पन्न करे, ऐसे नियम रीति रिवाज जो समय के साथ अपना अस्तित्व खो चुकी हो, वर्तमान समाज में केवल रुकावट का कार्य करे, उसे रूढ़ कहा जाता है। यह स्थिर होती है, विकास की शक्ति नहीं होती इसमें। इसके विपरीत समय की मांग को पहचानना, उपयोगी मूल्यों को छोड़कर अनुपयोगी मूल्यों को छोड़कर उपयोगी मूल्यों को अपनाते हुए लगातार समय के साथ आगे बढ़ने वाली धारा को परंपरा कहा जाता है। अर्थात विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले मूल्य ही परंपरा होती हैं। एक जगह यह स्थिर नहीं रहती, हमेशा आगे बढ़ते रहती है। दूसरा परिच्छेद, यही अंतर है दोनों में। रूढ़ स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह
जो हर सड़ी गली रूढ़ियों को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपनाते में समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरहरा कर गिरेंगे ही। लेखिका कहती है कि रूढ़ और परंपरा में यही अंतर है। रूढ़ स्थिर है जबकि परंपरा नदी की धारा की तरह प्रवाहमान है, वह गतिशील है। जिस तरह से नदी की निर्मल स्वच्छ धारा बहती है तो जो भी सड़ी गली वस्तु रास्ते में आती है उसे किनारे फेंकती हुई आगे बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह अच्छी उपयोगी परंपरा भी अपने रास्ते में आने वाली बेकार हो चुकी रूढ़ियों को बाहर फेंकती हुई आगे बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो अच्छे मूल्य मिलते हैं जो कहीं से प्राप्त हों, चाहे वह हमारे देश के हों या दूसरे देश के, अपने में मिलाता हुआ चला जाता है। इसलिए लेखिका कहती है कि प्रयत्न करके अपने टूटे फूटे मूल्यों अर्थात अस्तित्व को खो चुके मूल्यों को जोड़कर फिर से उसे प्रयोग में लाना अच्छा नहीं होगा। वह कभी न कभी तेजी से गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अतः जो मूल्य समाज के अनुरूप नहीं है उसे संभालना, उसका उपयोग करने से कुछ लाभ नहीं होगा। अगला अनुच्छेद। इसी तरह पश्चिम मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं हैं, ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे, होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। लेखिका उदाहरण द्वारा समझाते हुए कहती है, जिस प्रकार पौधे जिस वातावरण के अनुकूल होते हैं उसी वातावरण में विकास करते हैं और बड़े होकर फल देते हैं, परंतु विपरीत वातावरण में अगर किसी तरह विकास हो भी गया तो भी उसमें फल नहीं लगते, अर्थात वह हमारे लिए किसी काम का नहीं होता। ठीक उसी प्रकार पश्चिमी मूल्य हमारे वातावरण के अनुकूल नहीं है। अगर हम उसे अपनाते हैं तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा बल्कि हमारे मूल्यों का नुकसान ही होगा। अतः हमें किसी दूसरे देश की संस्कृति परंपरा तथा मूल्यों को बिना सोचे समझे अपनाना नहीं चाहिए। अगला अनुच्छेद। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है। इससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। लेखिका कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि पत्र का यह भाग कुछ ज्यादा गंभीर तथा यह बड़ा और भारी लगने लगा। जब कभी खाली समय मिले उस समय तुम भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं से जुड़ी साहित्य पढ़ा करो, क्योंकि संस्कृत मूल्यों, परंपराओं का मौलिक ज्ञान हर लड़की को होना चाहिए। अगर संस्कृति, परंपरा आदि का ज्ञान होगा तो वह अपने आधार और मूल को आसानी से पहचान सकेगी। इस तरह से आज यहीं तक, आगे अगले भाग में बताया जाएगा, हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।